Exercise 3.5 NCERT class 10 first question है which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution. In case there is a unique solution find it by using cross multiplication method. अब इसके लिए मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पता होना चाहिए, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास जितनी भी इक्वेशन होती है वो इस रूप में होती है ax प्लस by प्लस c। जब इक्वेशन एक से ज्यादा हो तो उसकी पहचान के लिए हम आगे 1 लगा देते हैं a1 b1 c1। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2। जब हमें किसी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना हो तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं x y और 1। अब जो ये 1 हमने लिखा है इसके अंदर भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि प्लस का 1 ले या माइनस का 1 ले। जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक, इसके अंदर अगर सारा का सारा इस तरफ आ जाएगा, ये 6 दूसरी तरफ था, ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। सारा इस तरफ आकर दूसरी तरफ 0 बना देता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। अगर ये 6 दूसरी तरफ है यानी c दूसरी तरफ है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। आपके लिए सिंपल रहेगा कि आप a b और c तीनों को इस तरफ लाकर दूसरी तरफ 0 बना दीजिए तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 1। फिर उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे b1 b2, यहाँ भी आ जाएगा b1 b2। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, ये दोनों बाउंड्री के ऊपर है बाहर की तरफ, तो b1 b2। फिर b के बाद आता है c तो ये आ जाएगा c1 c2। फिर अब b भी आ चुका c भी आ चुका, अब बच गया है a तो यहाँ आ जाएगा a1 a2। यहाँ तक समझ आ गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x के नीचे हम लिख देंगे ये मल्टीप्लाई b1 की मल्टीप्लाई c2 से, माइनस का निशान पहले ये वाली मल्टीप्लाई होगी, इसका ध्यान रखिएगा। फिर ये वाली मल्टीप्लाई आ जाएगी, बीच में माइनस का निशान आएगा सभी के अंदर b2 c1। फिर बीच में इक्वल का निशान आ जाएगा, यहाँ पे आएगा y के अपोन में भी बिल्कुल वही सेम काम c1 की मल्टीप्लाई a2 से होगी, पहले इन दोनों की c1 a2 बीच में माइनस का निशान, फिर इन दोनों की c2 a1। फिर बराबर का निशान यहाँ पे आ जाएगा एक के नीचे भी बिल्कुल वही सेम टू सेम, इसकी मल्टीप्लाई इससे a1 b2 बीच में माइनस का निशान a2 b1। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे कोई नंबर आ जाएगा, जैसे आ गया x अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसको हम इस हिस्से के बराबर रखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 1 आ गया, ये 4 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल सेम टू सेम हमें y के साथ करना है। ये y है, y के अपोन में भी यहाँ नीचे कोई नंबर आएगा, नंबर कोई भी हो सकता है, मान लीजिए 5 ही आ गया। इसको भी हमें इस 1 वाला जो हिस्सा है इसके बराबर रखना है, यानी इस हिस्से को जब हम इसके बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जब हम इस हिस्से को इसके बराबर रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि से। अब हम आगे एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसने पहले ही कह रखा है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है यानी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और उनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा तो ही हमें निकालना है, अदरवाइज हम उसको वैसे का वैसा छोड़ देंगे। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 से जब हम इसको चेक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3, ये आ जाएगा हमारे पास -3 अपॉन -9 और ये आ जाएगा -3 अपॉन -2। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये भी 1/3 ये भी 1/3, तो पहले दो तो इक्वल आ गए। उसके बाद है 3/2, तो पहले तो 1/3 है, फिर उसके बाद 3/2 है, तो शुरुआत में तो इक्वल है लेकिन बाद में इक्वल नहीं है। ऐसी सिचुएशन होती है पैरेलल लाइन के अंदर। पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। हमें ये पार्ट आगे सोल्व नहीं करना, हम इसको यहीं के यहीं छोड़ देंगे। फिर सेकंड पार्ट है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो पहले हम चेक करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2/3, यहाँ पे आएगा 1/2। आगे आपको देखना ही नहीं क्योंकि शुरुआत में ही नोट इक्वल जब आ जाता है तो इसका मतलब लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अब इसका सोल्यूशन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि से। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके हो जाएंगे a1 b1 c1, जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएंगे a2 b2 और c2। अब हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1 है। अगर आपको इक्वेशन इस तरह से दे रखी है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 तो उसके लिए पहले आपको सबको इस तरफ लेकर आना पड़ेगा, दूसरी तरफ सिर्फ 0 बचना चाहिए। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे b1 b2, दोनों तरफ बाउंड्री की तरफ लिखा जाएगा b1 b2 b1 b2। अब यहाँ b1 की वैल्यू है 1, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो b1 होता है।
फिर यहाँ पे b2 की वैल्यू है 2, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 1 और 2, यहाँ पे भी लिख देंगे 1 और 2। फिर b के बाद आएगा c, c1 c2, c1 की वैल्यू -5 है और c2 की वैल्यू -8 है, यहाँ -5 लिख देंगे, यहाँ -8 लिख देंगे। b और c आ चुके हैं, यहाँ पे आ जाएगा a1 a2, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और a2 की वैल्यू हमारे पास 3 है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे हम x अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, पहले 8 1 जा 8, माइनस का 8 हो जाएगा, फार्मूले के अंदर जो माइनस है वो अलग से आएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, 5 2 जा 10, -10, फॉर्मूले के अंदर जो माइनस है वो अलग आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद जो माइनस आया है वो अलग आएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 आ गया, बड़े का निशान आता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, इक्वल का निशान। फिर y की अपॉन में हम इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 5 3 जा 15, पहले इसकी आएगी, आपको मल्टीप्लाई का भी ध्यान रखना है क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस होने की वजह से फर्क पड़ता है। जैसे मैं 4 + 3 लिखूँ और 3 + 4 लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस के अंदर, लेकिन अगर मैं 4 - 3 और 3 - 4 लिखूँ तो इन दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। तो अगर आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख दोगे तो आंसर गलत आएगा, पहले हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी है, फिर बीच में माइनस का निशान, बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई। 8 2 जा 16, ये माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 16 में से हमने 15 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का निशान, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1। फिर उसके बाद हम इस पार्ट को इसके इक्वल रखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 1, ये 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। फिर हम इस पार्ट को जब इसके इक्वल रखेंगे यानी y/1 इज इक्वल टू 1, ये 1 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है 3x - 5y इज इक्वल टू 20, 6x - 10y इज इक्वल टू 40, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/6, फिर आगे आ जाएगा -5 - 10 और 20 अपॉन 40, तो 3/6 कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तीनों के तीनों रेशो बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट यानी संपाती लाइन है, एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन पास हो रही है तो हर जगह पे इसका आंसर होगा, यानी कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलने की वजह से हम इसको यहीं कहीं छोड़ देंगे, आगे सोल्व नहीं करेंगे। फिर फोर्थ पार्ट है x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0, इसको भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा -3 अपॉन -3, फिर आएगा -7/15। ये बाद वाला तो हमें देखना ही नहीं है, अगर शुरुआत में ही नोट इक्वल आ जाए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, यहाँ पे है 1/3, तो 1/3 1 के इक्वल नहीं होता, तो शुरुआत में ही नोट इक्वल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका एक बिल्कुल अलग हल निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन, तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y और फिर लिखते हैं 1। यहाँ पे हमारे पास आता है b1 b2, तो b1 b2 क्या होता है, जो बीच वाला जिसकी गुना y से हो, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे भी आ जाएगा -3, दोनों तरफ लिख देंगे हम b1 b2। फिर b के बाद आता है c की वैल्यू यहाँ पे है -7, यहाँ पे है -15, फिर आगे आएगा, अब b भी आ चुका है, c भी आ चुका है, बच गया है a, तो यहाँ आएगा हमारे पास a1 a2, a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3, यहाँ पे हम 1 और 3 लिख देंगे। इस तरह से हम पहले इसको खोलकर लिख देते हैं। फिर जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा पहले x, फिर नीचे आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का निशान, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा 45, फिर 7 बीच में माइनस का निशान जो फार्मूले के अंदर है, फिर 7 21 21 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में फार्मूले वाला माइनस है तो ये आ जाएगा 45 - 21। फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y, फिर y के नीचे आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 7 3 21, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -21, बीच में फार्मूले वाला माइनस अलग हो जाएगा, फिर 15 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये आ जाएगा -15, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, फिर फॉर्मूले वाले माइनस को अलग लिख देंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा -15 अलग से। उसके बाद
बाद आएगा 1, 1 के नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई की, ये आ गया माइनस का 3, फिर फॉर्मूले वाला माइनस बीच में अलग आ जाएगा, फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ये माइनस का 9 आ जाएगा। 45 में से 21 को माइनस किया तो 24 आ गया x के नीचे, यहाँ पे इसको सोल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 में से 15 को माइनस किया तो 6 आ गया, निशान हमेशा बड़े का आता है तो माइनस का 6 हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस, 9 में से 3 को माइनस किया तो प्लस का 6 आ गया। अब ये तीनों सोल्व होने के बाद हम इस x वाले पार्ट को जब इसके बराबर रखते हैं तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, जब y वाले पार्ट को इसके बराबर रखते हैं तो y का आंसर आ जाएगा। हम दोनों को अलग अलग रखेंगे इसके बराबर। x/24 को जब हमने 1/6 के इक्वल रखा तो ये 24 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो गया। 6 को 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। फिर उसके बाद y/-6 को हमने 1/6 के इक्वल रखा तो 6 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ गई -1, क्योंकि इस तरफ माइनस का 6 था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का ही रहेगा। इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें कह रहा है कि नीचे हमने जो दो इक्वेशन दे रखे इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यानी एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन पास हो रही है। इसकी पहचान क्या होती है? a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों का रेशो एक दूसरे के बराबर होता है तो हम उस लाइन को कहेंगे कि वो कोइंसिडेंट यानी संपाती रेखा है। ये सारी बातें आपको पिछली एक्सरसाइज में मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ, पहले आप उन एक्सरसाइज को अच्छे से देख लीजिएगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अगर आपका कोई एक भी पॉइंट बीच में मिस हो गया तो फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकती है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो हम a1 a2 को b1 b2 और c1 c2 के इक्वल रख देंगे और फिर उससे a और b की वैल्यू निकल जाएगी। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -7। जो नीचे वाला है ना उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे ये हमारे पास a2 है, ये हमारे पास b2 है और ये हमारे पास c2 है। ये पूरे का पूरा आपको लेना पड़ेगा a-b, यहाँ पे b2 की जगह आपको लेना पड़ेगा a+b और c की जगह पे आपको ये पूरा लेना पड़ेगा और साथ में लेना होगा माइनस। अब हम पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों का रेशो निकालेंगे तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू a-b, तो a1/a2 हमारे पास आ जाएगा 2/a-b। फिर उसके बाद हम b1 b2 निकाल लेंगे, b1 b2 हमारे पास आ जाएगा 3/a+b। c1 c2 निकालेंगे तो c1 की वैल्यू हमारे पास 7 है और c2 की वैल्यू 3a+b-2 है। फिर c1 c2 निकालेंगे तो c1 की वैल्यू हमारे पास -7 है, c2 की वैल्यू हमारे पास इसके आगे माइनस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे माइनस है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह से ये दोनों ही प्लस के बच जाएंगे। अब ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं तो आप किसी भी तरह से a और b के लिए इक्वेशन बना सकते हो। आप इन दोनों को बराबर रख दोगे तो भी इक्वेशन आ जाएगी, आप इन दोनों को बराबर रख दोगे तो भी आ जाएगी, आप इन दोनों को रख दोगे तो भी आ जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। इसमें हम a1 a2 का कंपैरिजन करेंगे c1 c2 के साथ। a1 a2 की वैल्यू हमारे पास ये है, c1 c2 की वैल्यू हमारे पास ये है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a की मल्टीप्लाई 2 से होकर 6 से आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई b से होकर 2 भी आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होकर माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का है। फिर हमने 7 की मल्टीप्लाई a से की तो 7a आ गया, 7 की मल्टीप्लाई b से की तो माइनस का 7b आ गई। फिर हम इस 7a को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, हम 7b को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, दूसरी तरफ बचेगा 0। एक जैसे में से एक जैसे प्लस या माइनस हो जाते हैं। हम 7a में से 6a को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a। फिर हम 7b में 2b को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो ये आ जाएगा 9b, माइनस का 4 ऐसे का ऐसा। हम इस -4 को एक तरफ रख के इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 9 भी दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद हम a1 a2 और b1 b2 को भी इक्वल रख देंगे। ये हमारे पास a1 a2 की वैल्यू है, ये हमारे पास b1/b2 की वैल्यू है। इनका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरह से तो 2 की मल्टीप्लाई a से हो जाएगी 2a, 2 की मल्टीप्लाई b से हो जाएगी 2b, 3 की मल्टीप्लाई a से होगी तो 3a, 3 की मल्टीप्लाई b से होगी तो 3b, बीच में माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 3a में से 2a को माइनस किया तो माइनस का a आ गया, प्लस का 3b और प्लस का 2b है तो प्लस का 5b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस a को आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ये प्लस का ही हो जाएगा, इस 5b को दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो माइनस का 5b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारी दूसरी इक्वेशन
इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन, आप इनको जैसे चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो। आप एक में से वैल्यू लेकर दूसरे के अंदर रख सकते हो, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, विस्थापन विधि, या फिर एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि भी आप अपना सकते हो, या जो वज्र गुण मैंने अभी अभी आपको सिखाई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी आप कर सकते हो। जब तक आपको स्पेशली ना बोला जाए कि आपको ये मेथड अपनाना है, तब तक आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड ले सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर लिख दिया कि आपको ये मेथड लेना है तो उस टाइम पे आपको कंपलसरी है कि वही लेना पड़ेगा। अब इसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, आपको दोनों ही बता देती हूँ। पहले हम इसका निशान बदल देंगे एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से। निशान बदलने के बाद ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। 9b प्लस का 5b है तो 9 में से 5 को माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 4b। बड़े का निशान आता है तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 4 है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। अब ये b की वैल्यू हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर मान लीजिए यहाँ पे रख देंगे। 5 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो ये 5 हो गया, दूसरी तरफ ये जाकर प्लस का हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, b की वैल्यू आ जाएगी 1। ये तो है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। अब दूसरा हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी एक के अंदर से वैल्यू लेकर दूसरी में रख देंगे। ये माइनस का भी है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का भी हो जाएगा। a इज इक्वल टू 5b। आप यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर 5b रख दीजिए। 9b में से 5b गया, ये आ जाएगा माइनस का 4b इज इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। बिल्कुल वही सेम सिचुएशन आ गई। a और b की वैल्यू ही निकालनी थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही है, 3x + y - 1। अब इसके अंदर a की जगह पे k रख दिया। हम बिल्कुल वही सेम काम करेंगे। a1 a2 निकालेंगे। a1 a2 यहाँ पे हो जाएगा 3/2k - 1। फिर ये यहाँ पे 1 है तो 1 में k - 1, ये b1 b2 हो जाएगा। फिर c1 c2 देखेंगे तो c1 की वैल्यू -1 है, इसको हम यहाँ रख देंगे। और c2 की वैल्यू यहाँ पे इसने लिख रखा है, देखिए -2k - 1। हम इसको बिल्कुल ऐसे का ऐसा उठा के रख देंगे। आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। -2k - 1 में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 2k + 1। ऊपर भी माइनस का 1 है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरा सोल्व होने के बाद आएगा 1/2k + 1। इसने कह रखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। पिछले में कह रखा था उसने मैनी सॉल्यूशंस, लेकिन इसमें नो सॉल्यूशन कह रखा। अब नो सॉल्यूशन कब होता है? जब दो लाइनें एक दूसरे को पैरेलल हो, यानी वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसके अंदर a1 a2 b1 b2 का रेशो तो इक्वल होगा, लेकिन c1 c2 का रेशो इक्वल नहीं होगा, तो हम इन दोनों से ही आंसर निकाल देंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही निकाल लिए, तो ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो इनकी तो हमें अब की बार जरूरत पड़ेगी नहीं। हम पहले दो से ही आंसर निकाल देंगे। पहले दो को हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। ये हमारे पास a1 a2 की वैल्यू है, ये हमारे पास b1 b2 की वैल्यू है। अब इन दोनों को इक्वल रख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आर पार गुना कर देते हैं। 3 की मल्टीप्लाई कैसे होकर ये 3 के आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होकर ये यहाँ पे 3 आ गया। फिर 2k की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, किसी की भी मल्टीप्लाई 1 से होती है तो वैसे का वैसा रह जाता है। यहाँ पे 2k - 1 बिल्कुल ऐसे का ऐसा रह जाएगा। 2k को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, इस तरफ ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 3k में से 2k को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा k, ये माइनस का 3 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। 3 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इस तरह से k की वैल्यू आ गई 2। थर्ड क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन से भी निकालना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकालना है। अब इसने स्पेशल क्या रखा है तो हमें दोनों तरीके से ही निकालना पड़ेगा। ये हमारी दोनों इक्वेशन है। हम एक इक्वेशन के अंदर से x या y की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरे के अंदर पुट कर देंगे। हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर से x की वैल्यू निकाल ली। इस इक्वेशन के अंदर इस तरफ 4 था, ये प्लस का 2y है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2y हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आकर डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 - 2y/3। अब ये x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख देंगे। ये 8 ऐसे का ऐसा, x की जगह पे हम रख देंगे 4 - 2y/3 + 5 = 9। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर 32, यहाँ पे आ जाएगा 16y। फिर एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर वाला बिल्कुल ऐसे का ऐसा रह जाएगा क्योंकि एक जैसा है। 32 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16y, प्लस का निशान। 3 की 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15y = 9। ये 3 नीचे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 3 = 27। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। आपको एक बात का भी ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो आप इसको अभी के भी यहाँ दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। आप पहले इसको एलसीएम लेकर पूरे के नीचे लेकर आएंगे, तभी आप इसको दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर आपने ऐसे कर दिया या फिर आप इस
8 को सोचो कि ये मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से के मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करके अंदर सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। आप प्लस या माइनस में ले जा सकते हैं, जैसे आप इस +5y को दूसरी तरफ ले जाकर -5y बना सकते हो, लेकिन 3 और 8 को अकेले को आप नहीं ले जा सकते। फिर माइनस का 16y और प्लस के 15y को सोल्व किया तो माइनस का y आ गया, ये 32 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा माइनस का, तो -y इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाकर ये 32 माइनस का हो गया, यहाँ पे 27 पहले से ही है प्लस का, 32 में से 27 को हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 5 और निशान हमेशा बड़े का आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई, इस y की वैल्यू को हम x की हमने जो अभी अभी इक्वेशन ली थी उसके अंदर रख देंगे, 4 - 2y/3, ये हमने x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हम y की जगह पे 5 आया है उसको रख देंगे, 5 2 10, 10 में से हमने 4 को माइनस किया तो माइनस का 6 आ गया, नीचे 3 है, 3 को -6 से डिवाइड किया तो -2 आ गया, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि से भी कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर हम सबसे पहले सभी को इस तरफ लेकर आते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 0 बचना चाहिए, फिर उसके बाद हम पहले x लिखते हैं, फिर हम y लिखते हैं, फिर हम 1 लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पाया जाएगा b1 b2, अब यहाँ b1 b2 की वैल्यू क्या है 5 और 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 और 2, फिर उसके बाद आएगा c1 c2, b के बाद c आता है, b1 b2 यहाँ पे भी आएगा और b1 b2 यहाँ पे भी आएगा, फिर b के बाद आता है c, तो यहाँ आ जाएगा c1 c2, c1 c2 की वैल्यू यहाँ पे -9 और -4 है, फिर उसके बाद आएगा a1 a2, a1 a2 की वैल्यू 8 और 3 है, तो यहाँ पे 8 और 3 आ जाएगा, फिर x के अपोन में इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, y के अपोन में इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर 1 के अपोन में इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर x लिख के उसके नीचे हम इन दोनों को लिखकर इस तरह से मल्टीप्लाई के बाद सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएंगे। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरे सोल्व करके नहीं बताऊंगी अब आगे, क्योंकि हम मेथड सीख चुके हैं, अब आप आसानी से कर सकते हो। जब हम x वाले हिस्से को इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जब हम y/5 को इसके इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये -2 है नीचे दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, ऐसे ही सेम ये 5 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। फोर्थ क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, नीचे कुछ प्रॉब्लम दी गई है तो पहले हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अलजेब्रिक मेथड। अब इसने ये नहीं कह रखा कि आप स्पेशली वही मेथड लगाओ, आप अपनी तरफ से कोई भी मेथड लगाकर इनको सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 days, C has to pay rate 100 as hostel charge, where student B who take food for 100 days pay rate 1180 as hostel charge. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट पर डे। ऐसे क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में कई बार कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह का रेंट हो जाएगा, एक तो फिक्स हो जाएगा और एक हमने पर डे जो खाना खाया है उसके हिसाब से, यानी जितने ज़्यादा दिन हम खाना खाएंगे उतना ही हमारा चार्ज भी ज़्यादा लगेगा। फिक्स चार्ज को हमने मान लिया x और जो पर डे के हिसाब से लग रहा है उसको हमने मान लिया y। अब फर्स्ट सिचुएशन के अंदर कह रहा है कि एक बच्चे ने 20 दिन अगर खाना खाया तो x तो उसका लगेगा ही लगेगा, बाकी लगेगा उसका 20 दिन के हिसाब से, तो 20 दिन है तो इसका हम जो पर डे के हिसाब से लग रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेंट हमेशा टोटल दिया जाता है तो दोनों को आपस में ऐड करके हम टोटल बिल बता देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस में 20y इज इक्वल टू 100, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब वो सेकंड इक्वेशन में कह रहा है कि उसने 26 डे खाना खाया है तो x चार्ज तो उसको यहाँ पे भी लगेगा ही लगेगा, बाकी के लगेगा उसको 26 डेज के हिसाब से, यानी 26 की मल्टीप्लाई y से हो जाएगी इज इक्वल टू, अब की बार उसके पैसे लगे हैं 1180। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इनको हम एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से हल कर लेंगे। पहले हम निशान बदल देंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हिस्सा तो कैंसिल ही हो गया। 26 में से 20 को माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस का 6y, क्योंकि निशान बड़े का आता है, इक्वल का निशान। जब हम 1180 में से 1000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180 180, ये 6 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। अब हम किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख के x की
वैल्यू भी निकाल लेंगे। y की वैल्यू हमारे पास 30 आई है, तो 20 ऐसे कैसा, हम y की जगह पे रखेंगे 30 इज इक्वल टू 1000। 20 की 30 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे आ जाएगा 600। जब ये 600 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम 1000 में से 600 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 400। यानी अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसको 400 रुपये चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, बाकी उसको लगेगा एक दिन का 30 रुपये के हिसाब से। जितना वो खाना खाएगा, जितने दिन भी वो खाना खाएगा ना, उसकी मल्टीप्लाई 30 से हो जाएगी, वही उसका टोटल चार्ज होगा। सेकेंड पार्ट है फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। जब भी हम फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो हम उस फ्रैक्शन को सबसे पहले x और y मान लेते हैं। इसने आगे कह रखा है कि एक फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है। कब बन जाता है? 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के अंदर यानी नीचे वाले के अंदर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ऊपर वाले के अंदर सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है 1। हम ऊपर माइनस कर देंगे। ये किसके इक्वल हो जाता है? 1/3 के। तो हम इक्वल में 1/3 रख देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई x से होकर ये 3x आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई -1 से होकर -3 हो जाएगा। y की मल्टीप्लाई 1 से होकर ये y आ जाएगा। इस y को हम इस तरफ ले आएंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद सेकंड सिचुएशन में आगे कह रखा है इट बिकम 1/4। ये 1/4 बन जाता है। कब बन जाता है? 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब की बार हमें न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर ऐड करना है 8। तो हम डिनोमिनेटर के अंदर 8 ऐड कर देंगे, यहाँ पे y + 8 आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाता है? 1/4 के। वही सेम काम हमें करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x हो जाएगा। y + 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बीच में इक्वल का निशान ये बिल्कुल ऐसे कैसा आ जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये 4x इस तरफ ऐसे कैसा, ये y इस तरफ से आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 8 भी इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। आप इक्वेशन को ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि इक्वेशन बनाते टाइम अगर कहीं पे भी प्लस या माइनस की गलती होगी तो आपका सारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन, हम इनको ऊपर नीचे रख के सोल्व कर लेंगे। निशान बदलने की, माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं। 4x में से हमने 3x को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया माइनस का x। 8 में से हमने 3 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया माइनस का 5 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर x की वैल्यू आ गई 5। हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख देंगे। 3x - 5 इज इक्वल टू 3 है। हम x की जगह पे 5 रख देंगे। 5 3 = 15। ये प्लस का 15 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 15 हो जाएगा। इस तरफ है -y। 15 में से 3 को माइनस किया तो -12 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर y की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न आ जाएगी 5/12। क्वेश्चन के अंदर था कि जब हम ऊपर वाले में से 1 माइनस कर देंगे तो वो 1/3 हो जाएगा। 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 आ गया। 4/12 कैंसिल होकर 1/3 आ गया। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम सेकंड की बात करें तो कह रहा है कि अगर हम नीचे न्यूमिनेटर के अंदर 8 ऐड कर देंगे तो वो 1/4 हो जाएगा। ऊपर 5 ऐसे का ऐसा। 12 में हमने ऐड किया 20 आ गया। 5 को 20 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। थर्ड पार्ट है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? जैसे मान लीजिए मैंने कोई टेस्ट दिया जिसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, इसमें एक सही क्वेश्चन के मेरे को 2 नंबर मिल रहे हैं। मैंने इसके अंदर से 10 के 10 क्वेश्चन कर दिए और मेरे 7 क्वेश्चन सही आए हैं और 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मेरे को 7 2 14 मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग के अंदर कह रखा है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसका 1 मार्क्स कटेगा। तो जब मैंने 3 क्वेश्चन गलत किए तो मेरे 3 मार्क्स कट जाएंगे। 3 1 = 3, तो 14 मार्क्स नहीं आएंगे। अब की बार मेरे 14 में से 3 को माइनस किया 11, तो वैसे तो आने चाहिए थे 14, लेकिन मेरे मार्क्स आए हैं 11। तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो सही के भी नंबर कटवा देता है। बिल्कुल यही की यही सिचुएशन इस क्वेश्चन के अंदर है। जो हमें क्वेश्चन में निकालना होता है हम उसी को x और y मान लेते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 तरह के क्वेश्चन हैं, एक तो वो जो कि करेक्ट हुए हैं और दूसरे वो जो इनकरेक्ट हुए हैं। हमने कर तो दिए लेकिन वो इनकरेक्ट हो गए, तो करेक्ट को हमने x मान लिया, इनकरेक्ट को हमने y मान लिया। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है। पहले तो
3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स का ट्रेंड डिटेक्ट हो रहा है गलत आंसर के लिए। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, हमारे 7 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन गलत थे। हमें सही के लिए 2 मार्क्स मिल रहे थे तो हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर रहे थे। हमारे गलत के लिए 1 मार्क्स कट रहा था तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करके माइनस कर रहे थे, क्योंकि ये कम हो रहे थे ना, ये ऐड नहीं हो रहे, ये कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सेम हमें यहाँ पे करना है। हमारा जब राइट आंसर आता है तो उसके लिए हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं। राइट आंसर को हमने माना था x। हमारा जब गलत आंसर आ रहा है तो उसके लिए हमारा 1 मार्क्स जो है वो कट रहा है, तो हम x की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, y की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3x। y की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो माइनस का y, यहाँ पे हमें माइनस करना है। इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि y गलत आंसर के लिए है और गलत आंसर के लिए नंबर कट रहे हैं। अब हमें टोटल नंबर मिल रहे हैं 40, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन ये आ गई। सेकंड इक्वेशन के अंदर 4 मार्क्स तो मिल रहे हैं सही के लिए, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट आंसर के लिए। 2 मार्क्स कट रहे हैं गलत के लिए, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y के साथ। 4 की मल्टीप्लाई x से हुई 4x आ गया, 2 की मल्टीप्लाई y से हुई तो माइनस का 2y हो गया। अब की बार हमें नंबर मिले हैं 50, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को छोटा भी बना सकते हैं। आप इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2x, माइनस यहाँ पे मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया y इज इक्वल टू 50। ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जब हम 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आ गई 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन, हम इसको इलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से जब आगे सोल्व करेंगे ऊपर नीचे रख के, तो पहले निशान बदल जाएंगे ताकि y से y कट सके। y से y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। 3x में से 2x को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया प्लस का x। 40 में से 25 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 15। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब हम x की जगह पे 15 रख के y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 है, हमने x की जगह पे रख दिया 15 माइनस y इज इक्वल टू 25। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे आ गया 30। ये 30 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस y। 30 में से 25 को माइनस किया, ये आ गया माइनस 5। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। x को हमने करेक्ट आंसर माना था और y को हमने रॉन्ग आंसर माना था, तो हम कह सकते हैं हमारे 15 आंसर सही थे और 5 आंसर रॉन्ग थे। फोर्थ पार्ट है, प्लेस A and B are 100 km apart on a highway. One car start from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे आपने 10 किलोमीटर के डिस्टेंस 2 घंटे के अंदर कवर की है, तो आप बता सकते हो कि आपने 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय की है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि हमारे पास 2 पॉइंट है A और B, इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक कार स्टार्ट होती है A पॉइंट से और दूसरी कार स्टार्ट होती है B पॉइंट से, तो एक बार तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर जाती हैं, यानी ये भी इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है। दूसरी सिचुएशन के अंदर वो दोनों एक तरफ आ रही हैं, इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब एक कार तो A पॉइंट से चलना शुरू करती है और दूसरी कार B पॉइंट से चलना शुरू करती है। फिर ये दोनों जाकर 5 घंटे के बाद 5 आवर के बाद आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, एक कार को B को पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी। ये तो यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंची, जो एक कार है वो पहले यहाँ पे आएगी इस जगह पे, फिर उसके बाद वो आगे जाएगी और यहाँ पर जाकर दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। तो एक कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर की है। अब हम निकालेंगे कि A ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और B ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। फिर जब A ने जो डिस्टेंस कवर की है उसमें से हम B की डिस्टेंस माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसी से हमारी इक्वेशन तैयार होगी। तो पहले हम वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो A ने कवर की है। हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड तो हमें निकालनी है, तो जो हमें निकालनी होती है उसको हम x या y मान लेते हैं। A की स्पीड हमारे पास x हो गई, B की स्पीड हमारे पास y हो गई। तो यहाँ पे स्पीड की जगह पे हम रख देंगे x। डिस्टेंस कितनी कवर की है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं इसको d। टाइम कितना लिया है, अब दोनों एक दूसरे से 5 घंटे के बाद मिले, तो इसका मतलब A जो कार है वो भी लगातार 5 घंटे चली है और B जो कार है वो भी 5 घंटे चली है। तो यहाँ पे टाइम है 5 आवर। 5 इस तरफ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा तो 5x बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं A ने डिस्टेंस कवर की है 5x। अब हम B की देखते हैं, तो वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। B की जो स्पीड है वो हमने y मानी है। B ने डिस्टेंस कितनी कवर की हमें नहीं पता, हम इसको d2 मान लेते हैं। हम A वाली
को मान लेते हैं D1 और B वाली को मान लेते हैं D2। टाइम इसने भी 5 घंटे ही लिया है। अब ये 5 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन जाएगा 5y। तो D2 यानी जो B ने डिस्टेंस कवर की है वो है 5y, A ने डिस्टेंस कवर की है 5x, B ने डिस्टेंस कवर की है 5y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 100। यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू, जो 5 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब हम सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे। इसके अंदर क्या रखा है कि एक कार यहाँ से चली, दूसरी कार यहाँ से चली, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब इसने जितनी डिस्टेंस कवर की और इसने जितनी डिस्टेंस कवर की वो दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। चाहे ये बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं पे भी मिले, पर दोनों ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो तो 100 किलोमीटर ही है ना। मान लीजिए इस ए ने कवर की 60 किलोमीटर, तो बी दूसरी तरफ से आकर कितना कवर करेगा 40 किलोमीटर। अब हम देख लेंगे कि 1 आवर के अंदर ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। बिल्कुल वही सेम टू सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे हमने x मान रखी है कि डिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी कवर की, हम इसको d1 मान लेंगे। टाइम अब की बार है 1 आवर, अब की बार दोनों 1 घंटे बाद मिलती है, यानी दोनों 1 घंटे तक लगातार चलेंगी फिर उसके बाद मिलेंगी। ये 1 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ए ने अब की बार डिस्टेंस कवर की है x। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम बी का देख लेंगे। बी की स्पीड है y, डिस्टेंस हम उसका d2 मान लेते हैं, टाइम अब की बार इसने भी 1 घंटा लिया है, ये 1 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है y, ए ने डिस्टेंस कवर की है x, बी ने डिस्टेंस कवर की है y, इन दोनों ने मिलाकर टोटल 100 किलोमीटर कवर करके एक दूसरे से यहाँ पे बीच में मिले हैं। अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हम ऊपर नीचे रख के सोल्व कर लेंगे। निशान बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही कट जाएगा। x में x को ऐड किया, ये आ गया 2x, 100 में 20 को ऐड किया, ये आ गया हमारे पास 122, इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख लेंगे, हम यहाँ रख देंगे 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये 60 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 60 यानी कि 40। तो हम कह सकते हैं जो ए कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और जो बी कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। फिफ्थ पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। इफ विड इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हमारा एरिया होता है रेक्टेंगल का, तो इसका एरिया हो जाएगा xy। अब इसने आगे कह रखा है कि उसका एरिया रिड्यूस यानी कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। अगर हम उसकी लेंथ को रिड्यूस यानी कि कम कर दे 5 यूनिट और उसकी ब्रेड्थ को इंक्रीज यानी कि बढ़ा दे, तो जब हम कम करते हैं तो माइनस कर देते हैं और बढ़ाते हैं तो प्लस कर देते हैं। अब हमारे पास लेंथ है x, उसके अंदर से हमें रिड्यूस यानी कि कम करना है, तो हम माइनस कर देंगे कितना 5, यहाँ पे -5 आ जाएगा। उसकी ब्रेड्थ हमारे पास है y के अंदर इंक्रीज कर रखा है तो हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y प्लस 3 इज इक्वल टू, अब हमारा एरिया है x मल्टीप्लाई y, इसमें 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे, अगर बढ़ रहा होता तो हम प्लस कर देते। अब हम इन इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई y से होकर यहाँ पे आ जाएगा xy, x की मल्टीप्लाई 3 से होकर आ जाएगा 3x, 5 की मल्टीप्लाई y से होकर -5 और 5 की मल्टीप्लाई 3 से होकर माइनस का 15 आ जाएगा। दूसरी तरफ है xy माइनस का 9, इसको जब हम इस तरफ लेकर आएंगे सारे को, तो ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा और ये इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। प्लस xy से माइनस xy कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x ऐसे का ऐसा बच गया हमारे पास, -5 भी ऐसे का ऐसा बच गया। 15 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6, निशान हमेशा बड़े का होता है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद आके कह रहा है कि अगर हम लेंथ के अंदर इंक्रीज कर दे 3 यूनिट को, तो इंक्रीज करने का मतलब होता है ऐड करना। लेंथ हमारे पास x है, इसके अंदर हमने 3 यूनिट इंक्रीज की मतलब ऐड कर दिया। द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ को भी इंक्रीज करना है, ये हमारे पास हो जाएगी y प्लस में 2। अब एरिया पहले था xy, उसके अंदर चेंज कितना आया है, इंक्रीज बाय 67, यानी पहले जो भी था उससे 67 इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो हम ऐड कर देंगे। हम xy के अंदर 67 को ऐड कर देंगे, हमें फिर से वही करना है, x की मल्टीप्लाई y से करनी है, यहाँ पे आ जाएगा xy, x की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, यहाँ पे आ जाएगा 2x, फिर 3 की
मल्टीप्लाई y से करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा 3y, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6। दूसरी तरफ है xy प्लस 67, ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस का xy माइनस का xy कैंसिल आउट हो गया। 2x प्लस 3y, 67 में से हमने 6 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया माइनस का 61 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हम इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6x, माइनस 2 की 5 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 10y इज इक्वल टू 2 की 6 से की तो यहाँ पे आ गया ये 12। फिर ऐसे हमने 3 की मल्टीप्लाई 2 से की 6x आ गया, 3 की 3 से की यहाँ पे प्लस का 9 आ गया, 3 की 6 से की तो ये आ जाएगा हमारे पास 183। फिर उसके बाद हम निशान बदल देंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 10 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 19y इज इक्वल टू, हम 183 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 171 क्योंकि बड़ा माइनस का है। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस 19y इज इक्वल टू 171 आ गया, माइनस का, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इस 19 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास डिवाइड होने के बाद आ जाएगी 9। फिर उसके बाद हम y की वैल्यू रखेंगे 2x ऐसे कैसा 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आ जाएगी 9 इज इक्वल टू 61, 9 3 जा 27 आ जाएगा। जब हम 27 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, जब हम 61 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34, 2 इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, 2 को 34 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17। x को हमने लेंथ माना था तो लेंथ हमारी 17 हो जाएगी और ब्रेड्थ हमारी 9 हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।